हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मौज में अपनी पढ़ाई धीरे-धीरे करते जा रहे होंगे। तो उसी आप लोगों की पढ़ाई को अच्छे से मजबूती को देने के लिए हम लोग आज फिर से लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। अंकित भाटी सर जो कि आरडब्ल्यूए वाले हैं, उनके मॉडल पेपर से रिलेटेड ये पूरा का पूरा जीके जीएस का क्या है कि प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो हम रामसन एसएससी क्लास वाले आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए आप लोग और इस इम्पोर्टेंट सेशन को एक बार फिर से आप लोग तैयार कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए और अपनी जो एग्जाम की तैयारी है उसको और बेहतर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वाला सेशन। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। टॉप 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर कराए हैं, यानी कि 38 नंबर से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि 38 क्वेश्चन ही हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने लिख दिया है 40 क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। इसको सॉल्व करते करते ये जो 38 क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को सॉल्व करते करते जब मैं एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा तो ये 100 क्वेश्चन से ज्यादा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 40 तो कम लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा लिखना चाहिए। कोई बात नहीं है, आप लोग क्लास को तैयार करिए और अगर क्लास पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक कमेंट, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे क्वेश्चन जरूर बताना। क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या कमी रही, वो भी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट वाला सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 ईस्वी से, कब से? 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गई थी। अगर 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हुई थी, तो जो पहला राज्य होगा वो 1 जुलाई 2017 से पहले वाला होगा। उसको दोस्तों लागू करने वाला असम राज्य था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा। 12 अगस्त 2016 ईस्वी को असम में सबसे पहले जीएसटी को लागू कर दिया गया था। और दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बताइए जीएसटी ये लिखा हुआ है संविधान संशोधन विधेयक, तो कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जीएसटी जोड़ा गया था? 101 का जब हम लोगों ने दान किया था, उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक जोड़ दिया गया था। तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जीएसटी को जोड़ा गया था और 12 अगस्त 2016 ईस्वी को सबसे पहले असम ने जीएसटी लागू किया। उसके बाद 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गई थी। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा का पूरा जीएसटी का पता चल गया है। अब आप लोगों को ये जीएसटी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? कैबिनेट मंत्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि केंद्रीय मंत्री, कौन इसमें नहीं है? आप लोग जरा देख के मुझको बताइए कि कौन से कैबिनेट मंत्री नहीं है। इसमें दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री नहीं है, जबकि गृह मंत्री, विदेश मंत्री और कानून और न्याय मंत्री ये सभी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा रहते हैं और हम लोग बता भी देते हैं क्वेश्चन के बारे में, तो थोड़ा सेशन लंबा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट रखना है, क्योंकि लंबे सेशन को थोड़ा ज्यादा, जिसमें अगर 30 मिनट से आधे घंटे से ज्यादा का सेशन हो गया ना, तो फिर बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों पहला अस्पताल की बात कर रहा है, फर्स्ट हॉस्पिटल की बात कर रहा है और औषधि बाग इसकी भी। ठीक है, औषधि का बाग लगवाया गया था, इसका निर्माण किसने करवाया था हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भगवान महावीर या ऑप्शन सी धन्वंतरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोगों को निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अशोक। अशोक का दोस्तों क्या है कि कार्यकाल 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहा है। अशोक अशोक के दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि कितने शिलालेख थे? अशोक के टोटल 14 शिलालेख थे। ठीक है, कितने शिलालेख थे टोटल? टोटल थे 14 शिलालेख। उसमें भी हम लोगों से एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट वाला शिलालेख कौन सा था इस 14 शिलालेख में से? तो दोस्तों हैशटैग हम लोग लगा देते हैं 13वें नंबर का
शिलालेख जो था वो सबसे बड़ा था और सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख था अशोक का। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और भगवान महावीर, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? हमारा देश भारत, ये दोस्तों किसानों का देश है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंडिया वाला इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार घुमा फिरा के पूछता है। कभी पूछेगा कि किस सन में हुआ था, कभी पूछेगा कि इसका नाम दे देगा, किसने किसान सभा की वो की थी, स्थापना की थी। दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को पता भी है, मतलब कमेंट करके बता भी रहे हैं। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या है कि किसान सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ? लखनऊ में किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वर्ष 1924 का जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन था, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन, ये दोस्तों तारकेश्वर इसमें आधा नाम लिखा हुआ है, अगर पूरा नाम लिख देता तो आप लोग इसको तुरंत बता देते। इसका नाम था तारकेश्वर शिव मंदिर। क्या नाम था? तारकेश्वर शिव मंदिर। अब आप लोग तुरंत बता देंगे कि ये किसका मतलब आंदोलन था। ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तारकेश्वर शिव मंदिर था एक, इसमें एक पुजारी रहते थे, उनका नाम था सतीश गिरी। क्या नाम था? सतीश गिरी जी महाराज। ये इन्हीं के खिलाफ चलाया गया था तारकेश्वर आंदोलन। ये मंदिरों में लूटपाट, भ्रष्टाचार, वहां से खजाना निकालना, सोना पैसा उठा लेना, जो मंदिरों में दान होता था वो सब काम करते थे। इसी के लिए इनके विरुद्ध 1924 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया। शिव मंदिर पूरा उसका नाम था। ये शिव मंदिर के क्या थे? महंत थे। ठीक है, सतीश गिरी जी। अभी आप लोगों से नाम पूछ सकता है कि तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया था, उनका नाम क्या था? तो शिव मंदिर के महंत सतीश गिरी थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चलिए देखते हैं 43 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन वाली नदी कौन सी है? बिजली उत्पादन वाली नदी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि लाइट गर्मी की बहुत मतलब वैसे भी टेम्परेचर बढ़ गया है ग्रीन हाउस गैस की वजह से, तो लाइट की डिमांड क्या है कि बहुत ज्यादा है। तो लाइट वाला क्वेश्चन गर्मियों में रिलेटेड है। आप लोग बताइए कि सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कौन सी नदी से होती है? गंगा से होती है, ब्रह्मपुत्र से, गोदावरी से, या कृष्णा से? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से सबसे अधिक बिजली उत्पादन होती है। कितना? 66 गीगावाट। ठीक है, कितना? 66 गीगावाट। ब्रह्मपुत्र का एक और क्वेश्चन है, आयतन के हिसाब से यानी कि पानी लाने के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और लंबाई के हिसाब से वो तो सबको पता है कि गंगा को माना जाता है, क्योंकि 2525 किलोमीटर इसकी लंबी मतलब ये लंबी है। ये तो किलोमीटर में हो गई। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए मील में इसकी कितनी लंबाई है? 1569 मील ये गंगा की लंबाई है, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है इस वजह से, और सबसे पूजनीय नदी भी मानी जाती है, गंगा माता मानी जाती है, इस वजह से इंपॉर्टेंट गंगा का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी, इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा नहीं दोस्तों, दक्षिण गंगा। और अगर हमसे पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ठीक है, हैशटैग लगा दीजिए, क्या करना है अलग से लिखा है। कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा इसको गोदावरी को कहा जाता है, और सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। और बिजली उत्पादन के मामले वाला क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक बिजली उत्पादन होता है पूरे भारत में, 66 गीगावाट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो फिर एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों की पौडजोलिक मिट्टी की विशेषता क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी की विशेषता पूछ रहा है। दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो भी हैं वो तो तुरंत बता देंगे, लेकिन हम लोग समतल मैदान में रहने वाले हैं,
तो हम लोगों को थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग तब भी बता देंगे। अम्लीय और कम उपजाऊ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में कम उपजाऊ मिट्टी होती है, तो सबको पता था, तो हम लोग तुरंत इसका ऑप्शन लगा देंगे कि कम उपजाऊ। इसमें क्या होता है कि दोस्तों नाइट्रोजन की, पोटास की और चूना की, इसकी सभी की कमी होती है इसमें। इसी वजह से क्या होता है कि ये कम उपजाऊ होती है, यानी कि लो फर्टिलिटी रेट होती है इसका। ठीक है, क्या होती है, लो फर्टिलिटी। ठीक है, काली मिट्टी ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, किसके लिए, कपास के लिए। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट वाला आ गया। कह रहा है कि भारत का मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मीडियन टाइम से कितना आगे पीछे है। अच्छा, आगे पीछे में ऐसे स्लैश लगा दीजिए। अब आगे पीछे कहाँ से लगा दिया, तो कह रहा है कि ऑप्शन ए 5 सही 1/2 घंटा आगे है, ऑप्शन बी 4 सही 1/2 घंटा पीछे है, ऑप्शन सी 4 घंटा आगे है, या ऑप्शन डी 5 सही 1/2 घंटा पीछे है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 सही 1/2 घंटा आगे है ग्रीनविच माध्य समय से, क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि ये दोस्तों एक काल्पनिक रेखा, इमेजिन रेखा मान ली गई है कि यहाँ से हमारा निकलती है। क्वेश्चन पूछता है कि ये जो इंडियन भारत का मानक समय है यानी कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये कहाँ से निकलती है। ये दोस्तों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से निकलती है। ठीक है, प्रयागराज के मिर्जापुर से निकलती है दोस्तों ये भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, और ये ग्रीनविच माध्य समय रेखा से 5 सही 1/2 घंटा आगे है, ये भी याद रखिएगा। और हमसे पूछता है कि इसकी वो क्या 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये काल्पनिक रेखा की क्या है, आप मान लीजिए एंगल मान लीजिए पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये इलाहाबाद के पास से, मिर्जापुर के पास से निकलती है उत्तर प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए और कवर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, आप लोग इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन पूछा है वो आएगा, नहीं तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। कह रहा है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है। नीली क्रांति का जनक, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से रिलेटेड है, यानी कि मछली पालन से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की 1985 से लेकर के 1990 तक चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसी में हुई थी नीली क्रांति की शुरुआत, जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ये दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित थे, इससे हरित क्रांति से संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हीरालाल चौधरी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीरालाल चौधरी, इनको ही भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। और हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है वर्गीज कुरियन, इनको दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, इसका श्वेत क्रांति का जनक, ये जो दूध से उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है सैम पित्रोदा, ये दोस्तों सैम पित्रोदा, इनको जनक तो किसी के नहीं है ये, लेकिन इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है 2009 ईस्वी में, साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण 2009 में, इस वजह से ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा कि भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। कृषि से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया, अभी कृषि से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन आया था, कौन सा आया था, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, हम लोगों ने बताया था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तब मैंने कहा था किसानों का देश है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किसानों के देश की वजह से ही दूसरा क्वेश्चन किस कृषि से फिर आ गया। कह रहा है भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। बताइए आप लोग कौन सा है कृषि आधारित उद्योग। चीनी उद्योग है जिसमें गन्ना लगता है, जूट उद्योग है, कपास या चावल उद्योग, या सूती वस्त्र उद्योग, कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्र उद्योग क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन उद्योग भी है दोस्तों, और ये कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों
यूपी का जो कानपुर शहर है, इसको सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, सूती का क्या है, ये प्रमुख केंद्र है, ये सूती वस्त्र उद्योग का। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और कानपुर को क्या कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आप लोग ये क्वेश्चन भी याद रखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, मैं तो कानपुर से ही हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन से शहर से हैं, अगर आप लोगों का मन हो तो। ठीक है, क्योंकि मैं तो कानपुर से ही हूँ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र में कानपुर नंबर 1 में है, और कानपुर चर्म उद्योग यानी कि चमड़ा उद्योग में भी नंबर 1 में है। ठीक है, आईआईटी भी कानपुर में बना हुआ है, बहुत सी चीजें हैं कानपुर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। जब आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, तब इसका मुख्यालय कलकत्ता इसमें स्थित था। ठीक है, इस समय प्रेजेंट में तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, लेकिन अगर हमसे पूछता कि जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका मुख्यालय 1935 में कलकत्ता में स्थित था, क्योंकि इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसके बाद 1937 में इसको ट्रांसफर करके मुंबई लाया गया था। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। और एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन भी रहा जा रहा है कि आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, ये हम लोगों से पूछ लेता है कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान गवर्नर आरबीआई के कौन है, तो वो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, कौन है, संजय मल्होत्रा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से नंबर के हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन दिए देता हूं, 25, 26 या 27, बताइए एक कौन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है। रोज क्वेश्चन आता है राजकोषीय नीति से, कभी आ जाता है राजकोषीय घाटा, आज आ गया है फिस्कल पॉलिसी। कौन तैयार करता है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, नहीं दोस्तों ये तो नहीं तैयार करती है, इसका पैसा का लेन देन है। ऑप्शन बी नीति आयोग, ये क्या है, ये थिंक टैंक है, ये सोचने विचारने वाला है, इसी वजह से इसका राजकोषीय नीति से कोई लेना देना नहीं है। सेबी, ये क्या है कि ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, किसको, शेयर मार्केट को। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी ही बच रहा है, वही करेक्ट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ये क्या है, यही राजकोषीय नीति यानी कि फिक्सल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय नीति में सरकार का जो राजस्व है यानी कि जो कर है और जो व्यय है, उसके बारे में इसमें क्या होता है, प्रबंधन किया जाता है। और सरकार अपना जो राजस्व यानी कि कर उसका कितना आया है और व्यय उसका कितना हुआ है, इस सबको वह बजट के माध्यम से हम लोगों के सामने पेश करती है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, वित्त मंत्रालय। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आरबीआई के बारे में मैंने आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन में बता दिया। सेबी शेयर मार्केट, नीति आयोग थिंक टैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। औद्योग से, उद्योग धंधों से रिलेटेड नीति आई है, तो बताइए कि कब घोषित की गई थी पहली औद्योगिक नीति। दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है 1947 में जब हम आजाद हुए थे। ऑप्शन बी 1950 में जो हमारा संविधान बना था। ऑप्शन सी 1948 में, या ऑप्शन डी 1991 में। 1991 में तो बहुत देर हो गई थी, 1995 में तो संविधान बन रहा था, तब तो औद्योगिक नीति आने की कोई बात नहीं थी। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, तब भी नहीं आ सकती थी। ऑप्शन सी 1948 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी। ठीक है, कब, 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। उद्योग मंत्री कौन थे तब, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस उद्योग मंत्री के द्वारा। उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये थे तत्कालीन उद्योग मंत्री उस समय के। आप लोग लिख लीजिए, मतलब यहाँ लिख देता हूं मैं, उद्योग मंत्री, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा पहली औद्योगिक नीति भारत में 1948 में घोषित की गई थी। इससे दोस्तों और भी अभी रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी औद्योगिक नीति के द्वारा भारत में क्या हुई, मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई।
हमसे पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत भी 1948 ईस्वी से हुई, फर्स्ट औद्योगिक नीति के द्वारा ही। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों आपस में मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ठीक है, यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान। फर्स्ट औद्योगिक नीति के द्वारा ही मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में लागू हुई और 1948 में पहली औद्योगिक नीति तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 को भारत में घोषित की गई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइंस वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत देर से हम लोग उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा टीका ईका लगवा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं। सबसे पहले तो यह है कि पेनिसिलिन ये नंबर फर्स्ट का एंटीबायोटिक था दोस्तों, ये जब खोजा गया था, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा जो खोजी गई थी वो किस दवा थी, तो वो पेनिसिलिन का टीका था, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट हो गया ऑप्शन नंबर, मतलब पेनिसिलिन का ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका जो आंसर है पेनिसिलिन की खोज, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इन्होंने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन के टीके की खोज कर दी थी, मतलब पेनिसिलिन की खोज कर दी थी, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा की। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं जो दिए हुए हैं। लुई पास्चर, लुई पास्चर, इन्होंने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी। ये जो कुत्ता काट लेता है ना, रेबीज का टीका लगवाना होता है, ये लुई पास्चर जी ने खोज की है। एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक, ये जो चेचक हम लोग कहते हैं कि माता निकल आई, बड़ी माता छोटी माता, इसके टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। रोनाल्ड रॉस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे उत्तराखंड के हैं, इन्होंने मलेरिया, इसकी दोस्तों जो मलेरिया का वाहक होता है कवक, उसकी ऊपर खोज की थी और इसी की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है रोनाल्ड रॉस मलेरिया से रिलेटेड, आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग, यानी कि रस्टिंग कहते हैं उसको, किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जंग, ऑप्शन ए कह रहा है भौतिक परिवर्तन, नहीं नहीं भौतिक परिवर्तन तो नहीं है। ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभी हमसे पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभी ऑप्शन दे देगा कि इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या पूछता है कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन इसमें आकर के लोहे के ऊपर जम जाती है, यानी कि लोहे से आयरन से रिएक्शन कर करके ऑक्सीजन ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। क्या होता है कि आयरन है Fe प्लस O2I या Fe2O3 बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, वही को हम लोग कहते हैं कि उसमें जंग लग गया। और इसको कहा क्या जाता है इंग्लिश में, जंग लगने को इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, नहीं सॉरी, इसको तो मतलब गैल्वेनाइजेशन नहीं कहा जाता है, ये तो गलत हो गया। लोहे पर जंग लगना हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि Fe2O3। और हम लोगों को जब अगर लोहे से जंग लगने को बचाना है तो उसके ऊपर हम लोगों को जस्ते की परत चढ़ानी होती है। कल से दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन लिया करूँ क्योंकि दो क्वेश्चन बनता नहीं है। इसकी जस्ते की परत, जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। अब जो लोहे को जंग से बचाने को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग सुन लिया करिए, और थोड़ा थोड़ा तो लिख ही देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल से मैं एक एक क्वेश्चन लिया करूंगा, तब आप लोगों को सही से समझ में आएगा। क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन, ये होता है लोहे को जंग से बचाने की क्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कि स्वामी हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। स्वामी हरिदास जयंती में मेला लगता है, इसी वजह से जयंती मेला है, उनकी जयंती होती है जिस दिन, उस दिन मेला लगता है। तो कह रहे बताइए कहाँ पर लगता है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी गोकुल, या ऑप्शन डी नंदगांव। ये तो दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन वहीं के दे दिए, आप लोगों को बिल्कुल गलत करवाने के ही नंबर में घूम रहा है। ऑप्शन नंबर बी वृंदावन क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वृंदावन। यहाँ पर दोस्तों हर वर्ष लगता है हरिदास जयंती की अवसर पर मेला, ठीक है, मेला तो लगता ही है, साथ में संगीत का गायन भी होता है।
और संगीत का गायन किस वजह से होता है, ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संगीत का गायन इस वजह से होता है कि ये जो स्वामी हरिदास थे, ये जो प्रसिद्ध संगीत गायक थे तानसेन, ठीक है, उनके क्या हैं, उनके गुरु हैं। इसी वजह से संगीत का गायन भी होता है और हर वर्ष उनकी जयंती पर वृंदावन में मेला भी लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कलाबाजी नृत्य। कला दिखाना है पहले, फिर बाजी लगा लेनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एक साथ ही है कलाबाजी। अच्छा, मैंने सोचा पहले कलाकारी दिखाइए फिर बाजी लगा लीजिए, कि आइए बाजी लगाते हैं कलाकारी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवध या ऑप्शन डी पूर्वांचल। दोस्तों कलाकारी तो सिर्फ अवध वालों को आती है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवध क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है कलाबाजी नृत्य। इसमें क्या करते हैं, इसमें मोर पंख यानी कि मोर बाजा, क्या कहा जाता है, मोर बाजा लेकर के, मोर से पंखों से बना होता है मोर बाजा, मोर बाजा लेकर के फिर क्या करते हैं कि कलाबाजी खाते हुए डांस करते हैं। मोर बाजा लेते हैं, उसके बाद कलाबाजी खाते हुए डांस खूब किया जाता है, कलाबाजी खाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, मोर बाजा लेते हैं, फिर बाजा बजता है मोर की तरह, फिर कलाबाजी करते हैं और डांस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को एक साथ चुनने यानी कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एक साथ चुनने की यानी कि सिलेक्ट ऑल की कह रहा है कि बताइए शॉर्टकट कुंजी क्या है जिसको एक साथ हम लोग कॉपी पेस्ट कर सके। तो उसमें सिलेक्ट ऑल लगा है, तो जहां पे ऑल का ए शॉर्टकट है यानी कि ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट ऑल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, CTRL प्लस कैपिटल ए से हो गया ऑल, यही हो गया सिलेक्ट ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि वह साइबर अपराध कौन सा है जिसमें किसी वैध यानी कि ओरिजिनल वेबसाइट के ट्रैफिक को किसी फर्जी यानी कि फेक वेबसाइट पर पुनः निर्देशित रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ताकि यूजर की जानकारी चुराई जा सके। यूजर की जानकारी चुराना है, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारी जानकारी चुराने के लिए कौन सा साइबर हमला हो रहा है? ये दोस्तों फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें डोमेन नेम सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। किसको? डोमेन नेम सिस्टम, DNS। इसको क्या करते हैं कि इसको हैक कर लेते हैं। फिर इसको हैक कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि अब हम लोग ब्राउजर पर क्या, जब इसको हैक कर लिया उसके बाद हम लोग अगर ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो सब कुछ उन्हीं के पास चला जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वो हमारे पासवर्ड, हमारा कुछ भी चुरा लेते हैं और फिर बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। ठीक है, ये होता है फार्मिंग, डोमेन नेम सिस्टम इसमें हैक कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, जो मानव अधिकारों का एक मुख्य आधार है? तो आर्टिकल ए कह रहा है अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19 ये तो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। ठीक है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ये तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इससे रिलेटेड है अनुच्छेद 21, यानी कि ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 32 ये है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को कहा है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। क्या है ये? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये आप लोग ये भी याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद मतलब ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात् श्रम के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 भाग 3 से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग
और आतंकवाद वित्त पोषण, आतंकवाद को रुपए देना, जो आतंकवाद वाले ये संगठन चल रहे हैं और उनको रुपए भेजना, यानी कि टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF। FATF का बहुत बार हम लोगों से फुल फॉर्म पूछा है, चलिए अभी हम बताएंगे। का मुख्यालय कह रहा है कहां पर स्थित है। FATF का मुख्यालय कहां पर स्थित है। मुख्यालय तो दोस्तों इसका पेरिस फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, FATF इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये फाइनेंशियल एक्शन जो फाइनेंस देता है उसके टास्क मतलब एक्शन लेती है। ठीक है, उसको टास्क करने वाली फोर्स है जो भी टेरर को फंड करता है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर अपने आप गायब हो जाने वाले फोटो और वीडियो यानी स्टोरेज फीचर को सबसे पहले किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पेश किया था। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में लगाते हैं ना, स्टेटस लगा दिया, फेसबुक में स्टोरी लगा दी, वही 24 घंटे में गायब हो जाती है। उसी को पूछ रहा है कि सबसे पहले इसको किस प्लेटफॉर्म ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर बी फेसबुक, ऑप्शन नंबर सी स्नैपचैट या ऑप्शन नंबर डी व्हाट्सएप। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्नैपचैट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्नैपचैट 2011 ईस्वी में दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। इसी में दोस्तों सबसे पहले स्टोरेज को कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले ये आप लोग याद रखिएगा, क्या सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया गया था। उसके बाद अब तो दोस्तों व्हाट्सएप में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में सभी में ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसके? स्नैपचैट 2011 ईस्वी में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय, जिसे धरोहर नाम दिया गया है, किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको धरोहर नाम दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कह रहा है कि बताइए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोवा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा, गोवा की राजधानी पणजी में। पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। तो इसी मांडवी नदी के तट पर ब्लू बिल्डिंग में, इसमें ब्लू बिल्डिंग उसका नाम है, इसी में दोस्तों स्थित है, जिसे कि धरोहर कहा गया है, संग्रहालय जो कि सीमा शुल्क और GST से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो CBIC लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, लिख दूं कहो तो, क्योंकि फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेज एंड कस्टम्स। ठीक है, पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है। मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा, मलेशिया की तो कैपिटल मुझको पता है कि क्या है। कैपिटल है मलेशिया की कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर। अब आप लोग बताइए कि मलेशिया की मुद्रा क्या है। मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रैंड ये जो ऑप्शन दिया है ये साउथ अफ्रीका की मुद्रा है, इस वजह से ये तो होगी नहीं। उसके बाद बहत, ये दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा है। कहाँ की है? थाईलैंड की। थाईलैंड की कौन सी है? बहत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो पेसो, ये पेसो है फिलीपींस की और मैक्सिको की। कहाँ की? फिलीपींस और मैक्सिको, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अरे क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से प्रसिद्ध भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। ये तो सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया।
मतलब इजी वाला, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ये लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछे कि बताइए लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है, और नाम दे देगा नेपाल, भूटान, सिक्किम, तो लड़के फंस जाएंगे। इसको दोस्तों भूटान को कहा जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा शहर, ये दोस्तों हिमालय की गोद में बसा हुआ शहर है, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ लेता है कि हिमालय की गोद में कौन सा शहर बसा है। हिमालय की गोद में थिम्पू शहर बसा हुआ है। ठीक है, सबको घूमने चलना है हम लोगों को। हम लोगों से पूछता है कि थिम्पू की आधिकारिक मुद्रा क्या है। मुद्रा है इसकी नोंग त्रुम। कौन सी है, नोंग त्रुम। ये क्या है, ये है इसकी मुद्रा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों भारी तूफान और एक स्थानीय मान्यता है कि वहां ड्रैगन पाया जाता है, इस वजह से इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तूफान वहां आते रहते हैं क्योंकि वो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। काठमांडू, ये दोस्तों नेपाल की राजधानी है, ये भी याद रखिए। उसके बाद ढाका, ये बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, यंगून, ये म्यांमार की राजधानी हो जाएगी। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो अब रंगून घूम घूम के कहाँ हो गया है, यंगून हो गया है। अब वहां से टेलीफोन नहीं करते हैं, सीधे वीडियो कॉलिंग कर देते हैं। चलिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म दिवस हमको पता है कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसीलिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा 2007 ईस्वी में। कब दोस्तों, 15 जून 2007 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित किया गया, और प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो ऑप्शन बचे हैं उनको देख लेते हैं। 30 जनवरी, 30 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 15 अगस्त, ये मैं नहीं बताऊंगा, सबको पता है। 24 मार्च, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। ठीक है, क्षय रोग दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय संस्था यानी कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड का पूर्ण रूप, आप लोग ऑप्शन देखिए, तब तक मुझको बताइए, तब तक मैं नाबार्ड का थोड़ा इनकाउंटर कर देता हूं, मतलब क्या कहते हैं उसका, पोस्टमार्टम कर देता हूं। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1980 से लेकर के 1985 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना में जब नाबार्ड की स्थापना की गई, फिर उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय से आज एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये क्वेश्चन आया था भी आगे। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पता होगा, ना देखा हो तो फिर से देख लेना। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 46 था। ठीक है, ये आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, यानी कि 1985 से लेकर के 1990 तक रिलेटेड थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1980 से 1985 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मतलब इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। हमसे पूछता है किस समिति की सिफारिश पर, तो दोस्तों शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, शिवरमन समिति की मतलब सिफारिश पर। हेडक्वार्टर पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित हो जाएगा। मैंने इधर लिख दिया है, जरा आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। दोस्तों अगर पढ़ने में आप लोगों को मजा आ रहा हो, क्लास में मजा आ रहा हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि विश्व भर में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1919 ईस्वी में। कब हुई थी, 1919 में, वर्साय की संधि के द्वारा।
इसके द्वारा, वर्साय की संधि के द्वारा। यह दोस्तों एक त्रिपक्षीय समझौता है। ठीक है, कैसा समझौता है ये, पूछता रहता है कि त्रिपक्षीय समझौता कौन सा है, तो यही है त्रिपक्षीय समझौता, यूनाइटेड नेशन का एकमात्र त्रिपक्षीय समझौता है दोस्तों ये भी लिख देता हूं मैं, एकमात्र। ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वाला पूछता है कि ऐसा संगठन बताइए जिसको कि नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दोस्तों इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है 1969 ईस्वी में। ठीक है, किसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसका हमसे पूछा है कि बताइए हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना है, वर्साय की संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र त्रिपक्षीय समझौता वाला दोस्तों ये यूनियन का क्या है, संस्था है। तो इसको नोबेल शांति पुरस्कार 1965 में दिया गया है। ये भी पूछता है कि बताइए कौन सा एकमात्र ऐसा संगठन है जिसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, तो यही है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य कौन थे, द्रोणाचार्य एक गुरु थे, इसी वजह से ये गुरुओं को दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, यानी कि खेल प्रशिक्षकों को, स्पोर्ट कोचेज को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों गुरु तो नहीं रह गए हैं, अब कोच बचे हैं, यानी कि उनको कोच को, खेल प्रशिक्षकों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया जाता है गुरुओं को। 1985 ईस्वी में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी भारत में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो सबसे अधिक दर्ज किया गया है। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा होगा वहीं पर सेक्स रेशियो भी सबसे ज्यादा होगा। केरल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल में दोस्तों 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम हरियाणा का है, म्हारो हरियाणा। और पूरा भारत का हम लोगों से पूछता है क्वेश्चन कि पूरे इंडिया का बताइए सेक्स रेशियो कितना है, तो पूरे इंडिया का सेक्स रेशियो 943 है 1000 लड़कों में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ठीक है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, सबसे अधिक उत्तरदायी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। नंबर ए में कह रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो दोस्तों प्राणवायु है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, तो ये तो वृद्धि में जिम्मेदार नहीं है। नंबर बी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यही दोस्तों वृद्धि में जिम्मेदार है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार है। ये कहाँ से, ये दोस्तों जो हम लोग जीवाश्म ईंधन जला देते हैं, यानी कि ये कच्चे लकड़ी, इससे जो धुआं उठता है, उसके बाद ये जो हम लोग तेल जलाते हैं, डीजल, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, इससे जो धुआं उठता है, और सबसे ज्यादा ये जो वनों की कटाई हो रही है, इसके द्वारा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि ये जो सूर्य की गर्मी होती है, जो सूर्य का प्रकाश आता है ना, ये सूर्य की जो पूरे दिन की गर्मी होती है, ये सूर्य का प्रकाश ऊपर लौट चला जाता है, लेकिन ये गर्मी को क्या करती है कि रोक लेती है, सूर्य की गर्मी को रोक लेती है। इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। आ गया भारत के लोकप्रिय खेल, सभी बच्चों को पसंदीदा खेल। कह रहा क्रिकेट के खेल में 2 विकेटों यानी कि स्टंप्स के बीच की पिच की मानक लंबाई कितनी होती है, जरा बताइए। ये तो सबको पता होगा, और सब कोई कमेंट करके बताइए भी कि आप लोगों को पता है तो कितनी है। ऑप्शन ए 18 गज, ऑप्शन बी 20 गज, ऑप्शन सी 22 गज, या ऑप्शन सी 24 गज। इन्होंने दोस्तों पहले ही क्लू दे दिया है, इसको मीटर में लिख दिया है, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 गज यानी कि 20.12 मीटर, ये होती है दोस्तों क्रिकेट के बीच के पिच की लंबाई, 2 विकेटों के पिच की लंबाई।
यानी कि इधर 3 विकेट लगे होते हैं और इधर 3 विकेट लगे होते हैं। ये बीच की जो लंबाई है ये होती है 22 गज यानी कि 20.12 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक तहसील का प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख कौन होता है? तहसील क्या होती है दोस्तों? तहसील एक जिले में कई तहसीलें बनाई जाती हैं। एक जिले में कई तहसील बनाई जाती हैं। तहसील यानी कि उसको उपमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या? उपमंडल। कई तहसीलें बनाई जाती हैं। तो जिले का होता है जिलाधिकारी सर्वोच्च, और तहसील का होता है उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये होता है तहसील का सर्वोच्च प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? ये डीएम के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, डीएम के प्रति जवाबदेह। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए गठित विशेष कमांडो बल एटीएस का पूर्ण रूप क्या है? एटीएस, एंटी एंड टेरर स्क्वाड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भैया, टेरर स्क्वाड। आप लोगों ने पहले ही आतंकवाद बता दिया है, तो आतंकवाद जो तुमको पता है इसकी मीनिंग, टेररिस्ट मीन्स आतंकवादी, टेरर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपी एटीएस इसको कहा जाता है भैया। ये योगी जी का विशेष कमांडो बल है। क्या है दोस्तों? ये विशेष कमांडो फोर्स यूपी पुलिस का। ठीक है, एटीएस याद रखिएगा यूपी पुलिस वालों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। बस हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बोर हो रहे होगा तो थोड़ा सा बचा है, इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग स्किप करके मत जाइएगा। कह रहा है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक क्लासिक अंग्रेजी उपन्यास की लेखिका कौन है? प्राइड एंड प्रेजुडिस। ऑप्शन ए वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन बी जेन ऑस्टेन, ऑप्शन सी चार्लोट ब्रोंटे या ऑप्शन सी मैरी शैली। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जेन ऑस्टेन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेन ऑस्टेन 1813 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था? इसको प्रकाशित किया गया था। और दोस्तों ये फेमस क्यों हुई? क्योंकि ये रोमांटिक यानी कि लोकप्रिय रोमांटिक उपन्यास था। ठीक है, क्या था दोस्तों? ये रोमांटिक नॉवेल था, रोमांटिक उपन्यास था ना ये, इस वजह से ये फेमस हो गया। रोमांटिक कोई भी चीज हो वो फेमस हो जाती है, क्योंकि सभी का मूड रोमांटिक ही बना रहता है। 24 दिन सभी रोमांटिक मूड में घूम रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी रोमांटिक सड़ी सी मूवी आ जाए वो भी सुपर हिट हो जाती है। रोमांटिक उपन्यास आ गया वो भी फेमस हो गया। 1813 में प्रकाशित हुआ गया था। क्वेश्चन अभी हम लोगों से 2026 में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 73। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का किस टाइगर रिजर्व को? ऑप्शन ए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी दुधवा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी रानीपुरा टाइगर रिजर्व या ऑप्शन डी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रानीपुरा टाइगर रिजर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रानीपुरा टाइगर रिजर्व किस जिले में है दोस्तों? ये चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट जिले में अभी 53वां जिला, मतलब भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? 53 नंबर का। अगर हमसे पूछे कि यूपी का कौन से नंबर का है, तो यूपी का 4th नंबर का है। ठीक है, जब अगर ये यूपी का 4th नंबर का है तो इससे पहले यूपी के 3 और रहे होंगे, 3 और ऑप्शन में ही दिए हुए हैं। ये जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क दिया हुआ है ये 1st नंबर का है। दुधवा ये कौन सा है? ये 1st नंबर का है, दुधवा नेशनल पार्क। 2nd नंबर का ये पीलीभीत नेशनल पार्क है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। और अमानगढ़ नेशनल ये 3rd नंबर का है। ठीक है, पहला दुधवा, दूसरा पीलीभीत, तीसरा अमानगढ़ और चौथा अभी बन गया है रानीपुरा, और भारत का 53वां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2026 की बैठकों की मेजबानी दोस्तों थाईलैंड द्वारा की जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड।
थाईलैंड ने दोस्तों अभी 128 साल बाद, कितने, 128 साल बाद दोस्तों फिर से विश्व बैंक के बैठकों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1991 ईस्वी में 1991 में इसमें थाईलैंड में मेजबानी की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अक्टूबर में अभी 2026 में इसकी बैठक होने वाली है थाईलैंड में 128 साल बाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है कि लॉस एंजल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों में दशकों बाद किस लोकप्रिय खेल को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? दशकों बाद दोस्तों, तो दोस्तों क्रिकेट ही ऐसा है ऑप्शन जिसको शामिल किया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट को दोस्तों अभी सेकंड बार यानी कि दूसरी बार शामिल किया गया है। अब अगर दूसरी बार शामिल किया गया है तो इससे पहले एक बार और शामिल किया गया होगा। तो दोस्तों फर्स्ट बार कब शामिल किया गया था? फर्स्ट बार 1900 में शामिल किया गया था। कब? 1900 ईस्वी में, पेरिस ओलंपिक में। किसमें? पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी जो 128 साल बाद फिर से शामिल किया जाएगा। ठीक है, कब? 128 साल बाद। अभी ऊपर भी क्वेश्चन था 128 साल बाद, नीचे भी क्वेश्चन आ गया। वाह भैया, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अरे 128 कह रहे हैं, यहाँ तो दोस्तों सॉरी 35 साल बाद है। अरे गलती से निकल गया है दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन सी कौन सा? 35 साल बाद। ठीक है, ऑप्शन सी वो दोस्तों गलती से निकल गया। ठीक है, 128 साल बाद क्रिकेट शामिल हुआ है यानी कि पेरिस ओलंपिक में। इसको दोस्तों किसमें? T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया है। ठीक है ना, वनडे और टेस्ट में नहीं होगा, नहीं तो फिर यही होता रहेगा और कुछ नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इसको शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। अभी T20 फॉर्मेट में शामिल कर लिया गया है। आप लोग देखते जाइए, 2-4 साल में अभी T10 फॉर्मेट में आ जाएगा। केवल 10-10 ओवर का मैच हुआ करेगा और उसी में 11 खिलाड़ी खेल लिया करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 74 था। इसमें थाईलैंड 35 साल बाद दोबारा शामिल हुआ है। ठीक है, 128 वो इस क्वेश्चन को थोड़ा गलती से निकल गया था। ठीक है ना, आप लोग कवर कीजिए इसको क्लास को और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपके यार दोस्त हो तैयारी करने वाले तो उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वाली वीडियो के साथ। आप लोग इसको तैयार कीजिए, तब तक के लिए तो फिर जय हिंद, जय श्री राम।